नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। तो गुरुग्राम में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। गर्मी से लोगों को अब राहत मिल गई है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बारिश हुई है और गुरुग्राम में बारिश के बाद पूरा मौसम का जो मिजाज है वो बदल गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बड़ी और अहम जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर समेत तमाम इलाकों में आज बारिश हुई है और गुरुग्राम में भी बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो आपको बता दें कि लगातार गर्मी का सितम लोगों पर पड़ रहा था। हालांकि बीच बीच में जरूर बारिश होती रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से झमाझम बारिश हुई है पूरे गुरुग्राम में। और बारिश होने के बाद जो मौसम का मिजाज है वो पूरी तरह से बदल गया है। जो कल गर्मी देखने को मिली थी, गर्मी झेलनी पड़ी थी लोगों को, और इस भीषण गर्मी के बीच में अब बारिश ने पूरे गुरुग्राम का मौसम बदल दिया है। और बारिश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झमाझम बारिश हुई है गुरुग्राम में और बारिश के बाद मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब मौसम में ठंडक आ गई है। वहीं अंबाला में लगातार हो रही बारिश से अंबाला वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं शहर के वीवीआईपी माने जाने वाले सेक्टर में भी पानी निकासी की समस्या बनी हुई है। चंद मिनटों में बारिश में सेक्टरों की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई। वहीं गलियों के साथ लोगों के घरों में भी पानी घुस जाता है। इस समस्या को लेकर बीते दिन सेक्टर 8 और 9 के रहने वाले लोगों ने एसडीएम हितेश कुमार से वो लोग मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि एचएसवीपी ने अपने काफी सेक्टर नगर निगम को हैंडओवर कर दिए, जिसके चलते अब निवासियों की शिकायत पर एसडीएम हितेश कुमार ने नगर निगम और एचएसवीपी अधिकारियों से मिलकर पानी निकासी समेत अन्य समस्याओं पर काम करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम हितेश कुमार ने बताया कि ज्यादा बरसात होने के चलते कई क्षेत्रों में पानी खड़ा होने की समस्या सामने आ रही है। अधिकारियों को टीम बनाकर मास्टर प्लान पर काम करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। तो बारिश के बाद लोगों का जनजीवन अंबाला में पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं, तालाब में तब्दील हो गई हैं और इसी की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि बरसात लास्ट वीक से काफ़ी हो रही है। अंबाला में इवन पिछली दिन 100 mm तक की बारिश हुई है। इसके चलते जैसे हुड्डा के अंडर के जो सेक्टर्स हैं, स्पेशली सेक्टर 9, इसमें मुझे कल कंप्लेन मिली थी। हाउवर हमारी टीम हमने फ्लड कंट्रोल अंबाला करके ग्रुप बना रखा है, उसमें रेगुलर अपडेट आती रही है और टीम भी फील्ड पे एक्टिव है। जो हुड्डा के सेक्टर्स हमने मोस्टली कॉरपोरेशन को जो हैंडओवर कर दिए हैं, तो वहाँ पे कॉरपोरेशन अपनी टीम भेज रहा है एंड वो रात दिन उस पर काम कर रहे हैं। वहीं जींद के उचाना से प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिले के कई स्कूलों में 1 से 2.5 फीट तक पानी भर गया है। स्कूलों में पानी की निकासी न होने के कारण छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि इस जल भराव की वजह से अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से स्कूलों में पानी भर गया है और पानी भरने के बाद बच्चे पानी में मस्ती करते हुए भी नजर आए। वहीं हरियाणा में बिजली विभाग ने बिजली चोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान के तहत 20,000 जगहों पर चेकिंग की गई। इनमें से 3,000 से भी ज्यादा स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। कुल 6.5 मेगावाट की बिजली चोरी के मुकाबले 9.82 करोड़ रुपए का
जुर्माना ठोका गया है। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे अधिक 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली चोरी पकड़ी गई है। आपको बता दें कि 495 टीमों ने एक साथ चेकिंग शुरू की और सुरक्षा की दृष्टि से टीमों के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। खासकर फैक्ट्री, दुकानें और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ घरेलू उपभोक्ता भी टीमों के निशाने पर रहे। बिजली मंत्री सिरसा में मीडिया से रूबरू हुए और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो वहीं हरियाणा रोडवेज के परिचालकों की ओर से 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रोडवेज की लाखों का चूना लगाने के मामले का पर्दाफाश हो गया है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद और हिसार डिपो के परिचालक शामिल बताए जा रहे हैं। मामले में कार्रवाई करते हुए सिरसा डिपो के जनरल मैनेजर खूबीराम कौशल ने ग्रुप एडमिन 5 परिचालकों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं 23 के खिलाफ चार्जशीट किया गया है। खूबीराम कौशल ने बताया कि डिपो की बैलेंस शीट में राजस्व में कमी देखी गई है, जिसके बाद चेकिंग स्टाफ की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें राजस्व में कमी के कारण का पता लगाने के लिए कहा गया। चेकिंग टीम ने बताया कि जहां भी रोडवेज की बस चेकिंग के लिए जाती है तो परिचालक को पहले ही उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वहीं फतेहाबाद और हिसार डिपो के जनरल मैनेजर को जल्द ही डिटेल भेजी जाएगी ताकि दोनों डिपो के परिचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। हम जाते हैं तो परिचालक को पहले ही पता चल जाता है कि फला जगह की टीम फलाना जगह खड़ी है। तो इससे क्या है कि फिर शंका पैदा हुई हमारे दिमाग में। तो फिर इसको हमने अपने रिलायबल सोर्सेज से पता किया तो पता चला कि कोविड-19 के नाम से तो ग्रुप चला हुआ है। कोविड-19 और भाई भाई 2 ग्रुप चले हुए हैं, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार 3 डिपो कनेक्टेड हैं। तो उसके बाद मैंने किसी की ड्यूटी लगाई या किसी के गुप्त सोर्सेज से अपने से, तो पता चला कि इसमें काफ़ी कंडक्टर इन्वॉल्वमेंट है। तो उसमें से 28 कंडक्टर सिरसा डिपो के मिले हैं। तो 5 जो एडमिन थे, 5 एडमिन को मैंने। खबर हिसार से, जहां खेदड़ की गौशाला संघर्ष कमेटी का प्रशासनिक और थर्मल प्लांट के अधिकारियों के साथ समझौता होने के बाद शुक्रवार को चारों आंदोलनकारी युवाओं को जमानत मिल गई है। चारों आंदोलनकारियों के साथ गौशाला संघर्ष कमेटी के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद गौशाला संघर्ष कमेटी के सदस्यों की एक मीटिंग हुई। इसमें धर्मपाल सहारण के शव का दाह संस्कार करने को लेकर चर्चा की गई। गौशाला कमेटी के ने निर्णय लिया है कि धर्मपाल सहारण का दाह संस्कार पूरे सम्मान के साथ आंदोलनकारियों की उपस्थिति में आज शाम किया जाएगा। मृतक धर्मपाल को सम्मान देने के लिए पूरे गांव में यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा में ग्रामीण भी बड़ी तादाद में शामिल होंगे। वहीं कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से प्रदेश शिक्षा विभाग स्कूलों में छात्रों के लिए किताबें नहीं पहुंचा पाया था और पढ़ाई तकरीबन ऑनलाइन माध्यम से ही हो रही थी। इससे न केवल छात्र छात्राओं को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि शिक्षक भी शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे थे। वहीं तोशाम में शिक्षा विभाग ने बड़े स्तर पर मिडिल कक्षाओं के लिए स्कूलों में किताबें पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे अध्यापकों और छात्र छात्राओं में भारी उत्साह है। पहले चरण में 7वीं और 8वीं कक्षा की किताबें विद्यालय में पहुंचाई गई हैं और जल्द ही अन्य कक्षाओं की किताबें भी विभाग पहुंचाएगी। दो साल से कोरोना के कारण जो किताबें नहीं पहुंच पाई थी और जो विद्यालयों में पढ़ाई थी वो ऑनलाइन हो रही थी बच्चों की। अब विभाग ने किताबें भेजनी शुरू की हैं तो बच्चों में उत्साह है और पढ़ाई भी ज़्यादा जो है बच्चों को ऑफलाइन जो बच्चे शिक्षा लेते हैं समझ में आएगा, उससे जो है
बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। ऑनलाइन में वैसे पढ़ाई नहीं हो पाती। वहीं हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रशासक राजेश जोगपाल ने भिवानी के 4 सार्वजनिक पार्क का निरीक्षण किया। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान चलाया और सैकड़ों पौधे भी लगाए गए। बरसात के मौसम को देखते हुए विशेष मुहिम चलाई गई। जो भी आम नागरिक सार्वजनिक स्थानों या अपने घरों में पौधारोपण करना चाहता है वह हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर निःशुल्क फूल, फलदार और छायादार पौधे ले सकता है। इस मौके पर हुडा प्रशासक ने कहा कि सीवरेज या अन्य मेंटेनेंस से संबंधित शिकायत रखते हैं जिसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में समाधान करने की व्यवस्था की गई है। लगभग आ चुका है और जमीन में अच्छी नमी है, तो भिवानी के जो चारों पार्क हुडा मेंटेन करता है उसमें आज ये कदम के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। कदम का वृक्ष एक बहुत ही होली वृक्ष माना जाता है जो काफी विशाल होता है। सेठ मूलचंद जी की जो जगह है ये, यहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुए थे। जो यहाँ के मौजूद व्यक्ति हैं, आपने देखा है, जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो सब इकट्ठे हुए थे और इनकी तरफ से मुझे मैसेज आया था जो मैंने बड़े हृदय से उसको स्वीकार किया और आज हम लोगों ने सबने मिलकर पौधारोपण किया। वहीं भारत डिजिटल दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। यहां तमाम चीजें मोबाइल और आधार कार्ड से लिंक कर दी गई हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जा रहा अनाज भी डिजिटल प्रणाली के तहत बायोमेट्रिक और आधार कार्ड से लिंक है। इसी वितरण प्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक विदेशी डेलीगेशन दिल्ली के एक एनजीओ के तहत भारत पहुंचा और उन्होंने गुरुग्राम के खांडसा रोड पर एक राशन डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि राशन डिपो पर स्थानीय लोग बायोमेट्रिक मशीन से किस तरह फिंगर लगाकर पारदर्शी तरीके से राशन ले सकते हैं। उन्होंने इस डिजिटल वितरण प्रणाली की सराहना करते हुए इसे डिफरेंट बताया। और यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। आपका अक्सर में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फरीदाबाद की सिटी मजिस्ट्रेट नसीब कुमार जी से, जिन्होंने आर्मी ऑफिसर की जिम्मेदारी निभाने के बाद एक प्रोफेसर की जिम्मेदारी निभाई और उसके बाद आज प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं नसीब कुमार जी से। कई सालों से आप कई जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, चूंकि सबसे पहले आर्मी ऑफिसर के बाद एक टीचर की भूमिका, एक प्रोफेसर की भूमिका भी आपने निभाई और आप अब प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। किस तरह से रहा ये सफर आपका? 20 से 22 साल का जो कैरियर रहा, जिसमें से ज़्यादा समय मेरा आर्मी को दिख गया। जब आप आर्मी ऑफिसर थे तो किस किस तरह की चुनौतियाँ सामने आई आपके? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग कारगिल के ऑपरेशन में, ऑपरेशन विजय के दौरान मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हो गई। तो पहली पोस्टिंग थी, बिल्कुल यंगेस्ट थे, 18 ईयर से लेस थे, काफ़ी जोश भी था। आपका अफसर में मिलिए फरीदाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट नसीब कुमार से कंचन बैनर्जी के साथ शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ हर खबर पर। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर
तो बाहर दिखता। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। तो ब्रेक के बाद सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। बहादुरगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जूता फैक्ट्री में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। और मिली जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री मालिक को करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हो गया है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है और फैक्ट्री मालिक को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया है इस भीषण आग की वजह से। तो जूता फैक्ट्री में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। बहादुरगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां जूता फैक्ट्री में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है और इस आग की वजह से फैक्ट्री मालिक को करोड़ों का नुकसान हो गया है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची हुई हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। और आग बुझाने की आप तस्वीरें देखिए, किस तरह से धुआं उठ रहा है और धुएं की लपटें बता रही हैं कि आग कितनी विकराल और भयानक है। और ये तस्वीरें देखिए आप, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और फैक्ट्री के अंदर भीषण आग का तांडव देखने को मिल रहा है। धुएं का गुब्बार आसमानों में छाया हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए बहादुरगढ़ से। योगेंद्र, ताजा अपडेट क्या है? आग किन कारणों की वजह से लगी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं? तो योगेंद्र से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो बहादुरगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। आग की ये लपटें, काले धुएं का गुब्बार आसमानों में बता रहा है कि फैक्ट्री में लगी आग वाकई में कितनी विकराल है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर पर, सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आग का तांडव बहादुरगढ़ में देखने को मिला है। जूते की फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी है। और योगेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेंद्र, फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और कब किस वक्त की यह घटना है? जी बिल्कुल, ये बहादुर के MI पार्ट बी की ये घटना है, जहां पर ये जूता फैक्ट्री स्थित है और लंच के दौरान ये आग लगी। और आग जो है वो फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से में पहले लगी और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी फैक्ट्री को इसने अपनी चपेट में ले लिया। जिसके बाद जो फैक्ट्री में तैयार और कच्चा माल रखा हुआ था वो पूरी तरीके से राख हो गया। और जो आग है वो इतनी भयंकर यहाँ पर जो है वो बताई जा रही है कि जो झज्जर, बहादुरगढ़, रोहतक, दिल्ली और खरखोदा की तरफ से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर बुलाई गई हैं, जो फिलहाल भी आग बुझाने का यहाँ पर प्रयास कर रही हैं, क्योंकि अभी भी फैक्ट्री के जो ऊपरी हिस्सा है उसमें आग लगी हुई है। तो उसको बुझाने का भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ तक बात की जाए तो लंच के समय ये आग लगी और आग लगने के दौरान कुछ फैक्ट्री मजदूर जो हैं वो खाना खाने के लिए बाहर फैक्ट्री गए हुए थे, जबकि कुछ एक कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर थे। और इसी कारण से जब आग लगी तो फैक्ट्री मजदूरों ने भागकर जो है वो अपनी जान बचाई। और जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना मिली और सूचना के बाद ही आग को काबू पाने का प्रयास यहाँ पर किया गया। साथ ही ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी
उपमंडल अधिकारी और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उपमंडल स्तर के वो यहाँ पर पहुंचे और स्थिति का यहाँ पर जायजा लिया है। और फिलहाल मौके पर सभी अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाने का लगातार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मौसम में कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही आग पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल भी अभी ऊपरी हिस्से में जो आग लगी हुई है उससे वो है काफी अभी भी भयंकर है और काफी गाड़ियां यहाँ पर जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है योगेंद्र, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम तक जरूर पहुंचाएगा। तो बहादुरगढ़ में आग का तांडव देखने को मिला, जूता फैक्ट्री में आग लगी और भीषण आग पर काबू पाने के लिए कई अलग अलग जगहों से फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया है। यानी आप समझ सकते हैं और धुएं के गुब्बार को देखकर यह समझा जा सकता है कि वाकई में आग का तांडव किस तरह से बहादुरगढ़ में मच रहा है। तो बढ़ते आगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने के बाद देश भर की बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे में हरियाणा की बेटियां भी इसमें पीछे नहीं हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर कोई खेल का क्षेत्र हो और फील्ड ही क्यों ना हो। ऐसे में एक बार फिर पानीपत की बेटी अंजलि गोयल ने आज ही ICAI, तो आपको बता दें कि सीए का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ऑल इंडिया स्तर पर 7वीं और पूरे नॉर्थ इंडिया में पहला रैंक हासिल कर हरियाणा समेत पानीपत जिले का नाम रोशन किया है। और बेटी की इस कामयाबी के बाद सुबह से अंजलि के माता पिता के पास लोगों की बधाइयों के एक के बाद एक फोन आ रहे हैं और लोग भी मिलने पहुंच रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। तो ये हमें पहले था कि 15 जुलाई को रिज़ल्ट आएगा और अराउंड नॉर्मली दोपहर में आता है 12-1 बजे, बट ये आज सुबह ही आ गया था अराउंड 7:30। तो हम उसी के अराउंड 8 बजे के आसपास हमने देखा एंड जैसे ही हमने देखा हम सब बहुत खुश हुए। मेरी ऑल इंडिया रैंक 7th आई है, नॉर्थ में फर्स्ट है, सो इट्स वेरी गुड फीलिंग। मम्मी पापा बहुत खुश है, मैं बड़ी खुश हूँ, सब बड़े खुश हैं। हाँ, मतलब बहुत खुशी है। सुबह से जब से रिजल्ट आया कॉल्स पे कॉल्स फोन ही अटेंड करने हैं। मतलब बेटी ने हमें मतलब बहुत प्राउड फील कराया। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशी का क्षण है। आज सुबह हम सब जब सो के ही उठे थे, हमें पता भी नहीं था कि रिजल्ट आ चुका है। मेरे किसी मित्र ने फोन करके बताया कि रिजल्ट आ गया है, अब रिजल्ट चेक करो। हमने जैसे रिजल्ट चेक किया तो मतलब खुशी के हमारे आंसू निकल गए और बच्ची ने जो है ना बहुत ही बढ़िया उसने अचीवमेंट। और इसी बीच फरीदाबाद से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है और कृष्णपाल गुर्जर ने तीसरे सत्र को संबोधित किया है। तो मोदी सरकार के कार्यों का ध्वजवाहक है कार्यकर्ता, ऐसा कहा उन्हें। सरकार के 8 सालों में हर वर्ग के लिए काम किया गया, 8 साल में लोगों के लिए काम किया गया। तो फरीदाबाद से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज दूसरे दिन के तीसरे चरण को कृष्णपाल गुर्जर ने संबोधित किया और कहा कि हर वर्ग के लिए पिछले 8 सालों में काम किया गया है और लोगों के जीवन में भी बदलाव आया है पिछले 8 सालों में। तो 8 साल में बीजेपी की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया और मोदी सरकार के कार्यों के ध्वजवाहक है कार्यकर्ता, ये बड़ी बात कही कृष्णपाल गुर्जर ने। तो फरीदाबाद में बीजेपी का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय चल रहा है। आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है और दूसरे दिन के तीसरे सत्र को कृष्णपाल गुर्जर ने संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यों के ध्वजवाहक है कार्यकर्ता। तो जाहिर तौर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए किस तरह से उन्हें प्रेरित किया जा रहा है, तो प्रशिक्षण शिविर में ये बताया गया। और आपको बता दें कि पिछले 8 सालों में जो सरकार की कार्यों की वजह से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, ऐसा भी कहा गया कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।